गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिटरमिनेंट का एक्सरसाइज 4.3 त्रिभुज का क्षेत्रफल करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल का तुमने 9th में सूत्र पढ़ा था। त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये तुमने एक सूत्र पढ़ा था। अगर कोई ये त्रिभुज है हमारे पास, इसके x1 y1 ये निर्देशांक हैं, x2 y2 इसके निर्देशांक हैं और x3 y3 इसके निर्देशांक हैं। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 x1 y1 माइनस y2 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है। ये तुमने 9th में पढ़ा था। इसी को अगर अब तुम सारणी की फॉर्म में पढ़ोगे तो इसको तुम कैसे लिखोगे? डेल्टा क्षेत्रफल को डिनोट करता है। 1/2, ये आ गया 1/2। यहाँ x1 y1 और 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये इसका सूत्र है। अब पूरी एक्सरसाइज एक ही सूत्र पर है। इसका भी हम पहले फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। फर्स्ट के थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 3 बिंदु हैं, शीर्ष बिंदु दे रखे त्रिभुज के। शीर्ष बिंदु ये हैं -2 -3 3 2 -1 एंड -8। अब इसका हमें, ये किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अभी आपको ये बताया हमने, डेल्टा इजिकल टू 1/2। अच्छा, इसको हम x1 y1 x2 y2 x3 y3 हम ये ले लेते हैं। सूत्र ये लिखा हुआ है x1 y1 1, तो x1 -2 y1 -3 1 x2 3 2 1 -1, यहाँ -1 -8 और 1। अब इसको खोलेंगे कैसे? वही जैसे हमने सॉल्व करना सीखा। -2 ये हो गया 2 × 1 -8 × 1, ये हो गया। इसके बाद -3 3 × 1 -1 × 1। अब ये +1 3 × -8 -2 × -1, और ये हमारा ये सूत्र हो गया। 1/2 -2 2 -+8 -+3 3 ++1 +1, ये हो गया -8 × 3 24 और ++2। 1/2 -2 × 8 हो तो 10 प्लस 3 × 4 प्लस ये -22। 1/2 -20 + 12 -22। 1/2 22 और ये 42 में से 12 गए -30, तो ये आ गया -15। तुम्हें पता है क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो
माइनस साइन को इग्नोर कर देंगे हम, माइनस साइन को, चिन्ह को इग्नोर करने पर इसको नहीं लेंगे हम, क्योंकि कभी भी माइनस में नहीं होता है ये। तो ये हो गया 15 वर्ग इकाई। ये आपका एक पार्ट हो गया है। बाकी के 2 पार्ट आप होमवर्क में करोगे। होमवर्क में आप क्या करोगे, सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट। थर्ड तो मैंने कर दिया है, फर्स्ट और सेकंड आप होमवर्क में इसका करोगे। इसके बाद हम एक और करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दर्शाइए कि बिंदु, अब इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। दर्शाइए कि बिंदु, हमें 3 बिंदु दिए हैं, संरेख हैं। हमें ये सिद्ध करना है कि बिंदु, ये जो 3 बिंदु हैं, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी, ये हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ये संरेख हैं। देखो, त्रिभुज के लिए भी 3 बिंदु होते हैं। ये 3 बिंदु से बन गया त्रिभुज, और हमें ये भी 3 बिंदु दिए हुए। ये संरेख है। संरेख का मतलब एक रेखा में। जब बिंदु एक रेखा में होंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि क्षेत्रफल, क्योंकि 3 बिंदु ही हैं, क्षेत्रफल जब 0 हो जाएगा तो वो एक रेखा में आ जाते हैं। जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि वो तीनों बिंदु एक रेखा में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो इसका क्षेत्रफल है, अगर वो हम 0 के इक्वल दिखा दें तो इसका मतलब वो तीनों बिंदु संरेख हो जाएंगे। इसका हल करते हैं। अब ये x1 a, y1 b प्लस सी, x2 b, y2 c प्लस ए, x3 c, y3 a प्लस बी। अब ले लो त्रिभुज का क्षेत्रफल। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 a b प्लस सी 1, b c प्लस ए 1, c a प्लस बी 1। अब थोड़ा सा इसको आसान करने के लिए तुम्हें ये बताया हुआ है कि ये क्वेश्चन हम इसको 0-0 बना सकते हैं। तो लगा दो रूल, R2 में रूल लगाओ, R2 माइनस R1, और दूसरा इसमें लगा दो R3 में। हम दोनों रूल इकट्ठे भी लगा सकते हैं, R3 माइनस R1। तो डेल्टा हो गया a b प्लस सी 1, b माइनस ए, यहाँ पे c से c कट जाएगा, a माइनस b हो जाएगा और 0। यहाँ पे c माइनस ए, यहाँ पे b माइनस कट जाएगा, a माइनस c आ जाएगा यहाँ पे, और ये 0। अब R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, सॉरी C1, क्योंकि हम इस कॉलम के जहाँ 0-0 ज़्यादा होते हैं, चाहे किसी रो में हो चाहे किसी कॉलम में हो, उसके सापेक्ष हम विस्तार कर देते हैं। तो 1, अब यहाँ से ही ले लेंगे, b माइनस ए, यहाँ से भी और भी हम ले सकते थे, इन दोनों को कॉमन भी ले सकते थे। एक और स्टेप हम कर सकते थे इसको, चलो कर देते हैं, इस स्टेप को भी कर देते हैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ लिखते हैं b माइनस ए R1 में से, R2 में से a माइनस बी तथा R3 में से c माइनस ए कॉमन लेने पर, यहाँ 1/2 रह गया। ये हो गया 1/2 a b प्लस सी 1, यहाँ से कॉमन लिया a माइनस बी और c माइनस ए, दोनों कॉमन है। ये हो गया -1 और ये हो गया 1, ये हो गया 1 और ये हो गया -1। ये 0-0 थे ये हमारे पास। अब इसको इसके सापेक्ष खोलने पर
किसके सापेक्ष? C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर 1/2, एक तो हमने a-b कॉमन लिया था, एक हमने लिया था c-, ये दोनों तो कॉमन थे। C1 के सापेक्ष ये 1 आ गया, तो -1 इंटू -1 -1 इंटू 1, हाफ इंटू a-b c-a, और 1 आ गया, 1 - 1 ये हो गया 0। 1/2 a-b c-a इंटू 0। 0 को हम जिस भी नंबर से गुणा करते हैं 0 ही आता है। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः A, B, C तीनों बिंदु संरेख हैं। अगर इनका क्षेत्रफल 0 आ जाए तो ये संरेख होते हैं। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। थर्ड का सेकंड पार्ट देखो। थर्ड के सेकंड पार्ट में हमें के का मान ज्ञात करना है। के का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे के मान में? और हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है। त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 वर्ग इकाई, ये हमें दिया हुआ है। और हमें बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु -2 0 0 4 और 0 के, ये हमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। मतलब ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमें दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा 1/2 -2 0 1 0 4 1 0 के 1। अब देखो इस वाली लाइन में 2 0 हमें मिल गए, तो हमें इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ 1 1 1 रहने दो। तो इसको C1 के, ओहो पहले में मुझे C3 लिखना था, C3 के सापेक्ष, सॉरी C1 के सापेक्ष विस्तार करने पर देखो क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 4 और 1/2, यहाँ पे इसको कर दो -2 4 इंटू 1 माइनस के इंटू 1, ये हो गया 4 दूनी 8 -2 4 माइनस के 8/-2 4 माइनस के, ये हो गया -4 4 माइनस के को उधर ले जाओ 4 + 4, के की वैल्यू आ गई हमारी 8। अच्छा अब हम ये भी हो सकता है कि क्षेत्रफल, क्योंकि जैसे पीछे हमारा क्षेत्रफल माइनस में लिखना था, तो क्षेत्रफल जब ये निकला हो तो +-4 हम 2 तरह से ले सकते हैं। अगर दूसरा -4 लेने पर, यहाँ तो 4 लेने पर और इधर -4 लेते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें लेते हैं -4 तो -4 में हमारा इधर था हमारा 4 माइनस के 4 -4, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हमारा था अगर हम -4 लेते हैं तो इधर से आ जाएगा हमारा 1/2 4 देखो अगर हम -1 लेते हैं तो यहाँ पे ले लो 1/2 -2 4 इंटू 1 माइनस के इंटू 1, तो -8 हो गया, -2 इंटू 4 माइनस के -8/-2 4 माइनस के, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 4 8 4 = 4 माइनस के को उधर ले गए 4 - 4 के आ गया 0। क्योंकि जब तो क्षेत्रफल का तुमने सूत्र पढ़ा था 9th में, उसमें क्षेत्रफल के सूत्र में 1/2 मॉडुलस में आता था, तुम्हें याद होगा, y2 - y3 + x2 y3 -
y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ तुमने इसको मॉडुलस में लिखा था। मॉडुलस का मतलब होता है कि चाहे प्लस का 4 आए, मॉडुलस में 4 होता है, और चाहे माइनस का 4 आए वो भी 4 होता है। तो क्षेत्रफल अगर प्लस का 4 आए वो भी 4 हो जाता है, माइनस का 4 आए तो वो भी 4 होता है। क्षेत्रफल हमें 4 इकाई है, तो इसमें हम प्लस का 4 भी ले सकते हैं और माइनस का 4 भी ले सकते हैं। तो इसलिए इसके 2 आंसर हैं। k की वैल्यू 0 भी आ सकती है और 8 भी आ सकती है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट। फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में आपका सारणिकों का प्रयोग करके हमें बिंदु दिए हुए हैं 1, 2 और 3, 6। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण का तुमने 9th में एक आसान सा सूत्र भी पढ़ा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एस वन। लेकिन इसमें हमें दिया हुआ सारणिकों का प्रयोग करना है। सारणिकों का प्रयोग हमें ये दिया है। तो सारणिकों का प्रयोग तुम्हें पता है कि हमें रेखा का समीकरण निकालना है। अभी तुम्हें मैंने बताया था कि अगर रेखा दी हो, रेखा का मतलब कि क्या होता है। रेखा का अभी तुम बताया था, रेखा का मतलब क्या होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 हो जाए तो वो रेखा बन जाती है। अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो वो रेखा होती है। तो इसका मतलब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ हो गया 1, 2, 1, 3, 6, 1 x y 1। ये है हमारे पास। अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम यहाँ पे हम करते हैं कि अगर हम देखो रो में 0, 0 बनाते हैं तो थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि x माइनस 3 और y माइनस 6 इस टाइप से आ जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको C1 में ऑपरेशन लगाते हैं, C1 माइनस C3, इसको 0 बना देंगे। अच्छा, डेल्टा तो हमें दे रखा है 0 है, 1/2, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये x माइनस 1 हो गया, 2, 6y 1, 1, 1। अब हम इसको 0 बनाते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, C3 माइनस, इसमें हम कर देते हैं C2 में ऑपरेशन, C3 माइनस 2C, C2 फिर से लिख देती हूँ, C2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, C2 माइनस 2C3। ये तो 0 है, ये 1/2 है, ये बन गया 0, 2 x माइनस 1। अब यहाँ पे 2C3 हो तो ये 0 हो गया, ये 4 हो जाएगा, और ये हो गया y माइनस 2। देखो 1 को 2 माइनस 2 हो गया, 6 माइनस 2 4 हो गया, y माइनस 2, यहाँ पे 1, 1, 1। अब हम इसको R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर 0 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे R1 के ये हो गया 2 इंटू, यहाँ पे करते 1, 2 इंटू y माइनस 2 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये 0 इंटू 2 उधर चला गया, ये 1 इंटू 2y माइनस 4 माइनस 4x प्लस 4। ये पूरा नंबर 1 से गुणा हो रहा है, तो 0 इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास 2y, ये 4 से तो 4 कट गया, 2y माइनस 4x। इसको इधर लियो, 4x इज इक्वल टू 2y, और x की वैल्यू आ गई हमारी y। यहाँ पे हमारा आ गया, इसको 4x/2 इज इक्वल टू y, 2 to the 4, 2x इज इक्वल टू y, या हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस y इज इक्वल टू 0।
ये हमारा अभीष्ट रेखा का समीकरण आ गया। अभीष्ट रेखा का समीकरण 2x - y = 0 और ये हमारा आंसर आ गया। इसका आप बाकी जितने बचे क्वेश्चंस हैं, अब आपका होमवर्क है जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चन सब फर्स्ट और सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, फोर्थ का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 और इसके अलावा आप एग्जाम्पल्स जो हैं वो करोगे, एग्जाम्पल 17 और एग्जाम्पल 18। ये पूरी एक्सरसाइज आप कल फिनिश करोगे। थोड़ा सा और करते हैं, इसके बाद हम इसमें है उपसारणिक। अब हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर आता है उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये है उपसारणिक और सहखंड। उपसारणिक को बोलते हैं माइनर और सहखंड को बोलते हैं कोफैक्टर। माइनर को m से शो कर देते हैं और कोफैक्टर को हम a से शो करते हैं। अब देखो इसका हम एक क्वेश्चन को करते हैं। अब जैसे हमें इसका 4.4 एक्सरसाइज लेते हैं, हम 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसी से तुम्हें समझाती हूँ सारा। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसमें क्या होता है। ये है हमारे पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट को पहले में कर देती हूँ। चलो A, C, B और D। देखो इसमें A11 क्या है, A है। A12 क्या है, C है। A21 B है। A22 D है। 4 चीज़ें तो हमारे पास ये है। अच्छा, इसके बाद M11 क्या होता है, ये देखो M11 में क्या होता है, ये वाली रो कट कर दो, ये वाली कॉलम कट कर दो। 11 वाला पूछा हमसे, 11 ये चीज़ है, वो वाली रो कट करो, वो वाला कॉलम कट कर दो, D आ गया। अच्छा, इसी में ही अगर हमें A11 निकालना हो कोफैक्टर, तो हम क्या करते हैं, -1 की पावर ये 1 और ये 1, ये जो 1 है दोनों को जोड़ दो और साथ में जो हमारा माइनर निकला होता है D वो लिख दो। तो A11 हो गया, -1 की घात 2, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो प्लस D हो गया। या फिर हम सिंपल इसको D भी कह सकते हैं। अब इसमें M11 भी D हो गया और A11 भी D हो गया हमारा। एक तो फर्स्ट तो हमने ये कर लिया। हमें सबके बताने हैं कोफैक्टर्स, माइनर भी बताने हैं और कोफैक्टर। सेकंड पे आ जाओ, हमें A12 है हमारा C। अब हमें M12 निकालना है। ये C है हमारे पास, A12 C है। ये रो को काट दो, ये कॉलम काट दो, B आ गया हमारे पास। M12 हो गया B। अब इसके बाद अगर A12 निकालें, A12 मतलब -1 की पावर 1 + 2 और B -1 की पावर 3, तो -1 की पावर 3 ये होता है -1, ये होता है -1, ये आ गया -B। तो M12 B हो गया और A12 -B हो गया हमारा। इसके बाद हम करते हैं तीसरा पार्ट। A21 है हमारे पास B, हमें चाहिए M21, तो मतलब B वाला कॉलम काट दो और B वाली रो काट दो। B वाला कॉलम और B वाली रो काट दो, C बचता है हमारे पास। अब A21 निकालना, तो -1 की पावर 2 + 1 C, -1 की पावर 3 C, -C, ये आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि M21 C और A21 हो गया -C। अब इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। अब समझ में आ गया तुम्हें ठीक से ये चीज़। अब आ गया A22 फोर्थ पार्ट इसका। A22 है हमारे पास D, तो मतलब हमें M22 अगर निकालना है तो D वाला रो काटो और D वाला कॉलम काटो, बचा क्या हमारे पास A।
अब हमें a22 निकालना हो तो -1 की घात 2 + 2 a, -1 की घात 4a। अब माइनस की कोई भी घात सम संख्या हो तो वो प्लस का नंबर बन जाता है, तो a मतलब m22 a हो गया और a22 ये भी a हो गया। तो अब हमें कहा है कि हमें माइनस और कोफैक्टर्स, हमें ये दो चीज़ें बतानी थी इसमें, और ये हमारे आंसर सारे आ गए हैं। इसके बाद हम 3 वाला करते हैं। 3 वाले में मैं इसका थर्ड पार्ट करती हूँ, थर्ड क्वेश्चन। ये होमवर्क में बाकी आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन में तुम्हें एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है 5 3 8 2 0 1 1 2 3। अब तुमसे इसमें ये पूछा गया है कि द्वितीय पंक्ति क्या है, दूसरी पंक्ति के अवयव के सहखंड, सहखंड बताने। दूसरी पंक्ति हो गई 2 0 1, द्वितीय पंक्ति कौन सी हो गई 2 0 1, मतलब ये तो A11 A21 A21 2 A22 0 A23 1 ये आ गया। अब इसमें हमें सहखंड निकालने हैं, माइनर नहीं निकालना है इसमें। तो वैसे देखो माइनर क्या होगा इसमें, 2 1 में माइनर क्या होगा A21 ये हो गया, ये वाली रो छोड़ दो, ये कॉलम छोड़ दो, 3 8 2 3 3 8 2 3 ये आ गया। तो 3 3 9 -16 -7 आ गया। अब तुम्हें A21 निकालना है, तो -1 की घात 2 + 1 और -7, माइनस की घात 3 और -7। अगर ये विषम संख्या हो तो माइनस में रहती है, और ये आ गया तुम्हारा 7, A21 आ गया 7। अब हमें A22 हमें दे रखा है, ये निकालना है A22 0 ये इसके हिसाब से, तो M22 निकाल लेंगे हम। M22 हमारा क्या हुआ, ये वाला, ये कॉलम छोड़ो और ये छोड़ो रो, 5 8 1 3 5 8 1 3, तो ये हो गया 5 3 15 -8 कम 8, ये हो गया 7। तो A22 हो गया -1 की घात 2 + 2 × 7, -1 की घात 4 सम संख्या है ये, और ये होगी 7, तो A22 हो गया 7। अब इसके बाद हमें इसमें निकालना है, हमें A23 क्या है हमारे पास, ये है 1, तो M23 निकालना है, मतलब ये 1 वाली रो छोड़ दो और 1 वाला कॉलम छोड़ दो, 5 3 1 2, तो ये आ गया 5 × 2 -3 × 1 10 -3, ये आ गया 7 हमारे पास। अगर हम A23 देखो, इसमें हमें वैसे M23 निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसको, तो आप ये चीज़ सीख लो, उसके बाद आप मत करना चाहिए इसको। 2 + 3 × 7 -1 की घात 5 × 7, ये माइनस कोई भी विषम संख्या -7, तो ये -7 हो गई। अब हमें दे रखा है कि इसके सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान ज्ञात करना है। तो मान कैसे ज्ञात करेंगे, मान ज्ञात करने के लिए हमें A21 ये सूत्र है, A22 A22 A23 A23, तो ये हो गया ये 2 × 7, A22 0 है, 0 × 7 1 × -7, तो 14 + 0 -7, तो इसका आंसर आ गया आपका 7। अब इसके आप बाकी के क्वेश्चंस आप खुद करोगे, और इस आपकी ये 2 एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 आज फिनिश हो गई हैं। इनकी प्रैक्टिस करना, बाकी का होमवर्क अपने आप करना और वो पूरा करना। थैंक यू।